हेलो, आवाज आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ ए हीट ट्रांसफर। मैं सबसे पहले बात करूं आपसे हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर, हीट किस तरह से ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमने इसको 3 मोड्स में डिवाइड किया है हीट ट्रांसफर। फर्स्ट मोड इज कंडक्शन, second mode is convection, और third mode is radiation. There are 3 types of heat transfer, first conduction, second convection, तीसरा radiation. वन बाय वन हम देखते हैं कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या होता है। इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। मतलब यहां पर पार्टिकल हीट लेकर नहीं जाता है, पार्टिकल हीट का ट्रांसफर नहीं करता है, सॉरी, पार्टिकल हीट का ट्रांसफर करता है वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मतलब कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई रोड है, दिस इज ए रोड ऑफ लेंथ L। इसको आपने इसके एक एंड पर इसको हीट देना चालू किया। तो जैसे ही आपने इसके एक एंड पर हीट देना चालू किया तो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस वाले एंड का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हुआ? हीट यहां से यहां तक ट्रांसफर हुई, इसीलिए इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अब आप देखें कि यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर किस तरह से हुई होगी। तो जैसे हमने यहां पर हीट दी तो यहां के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे। तो वन पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, तो एनर्जी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर कर रहा है और इस तरह से एनर्जी यहां से ट्रांसफर होते 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 इस एंड तक आ गई। तो आप देख सकते हैं कि कंडक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर थ्रू मीडियम होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखें, कंडक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। सेकंड, कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर पार्टिकल के मूवमेंट से नहीं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, उससे होता है। हीट इज ट्रांसफर by one particle or molecules to another molecules. First thing. Second, medium is required for heat transfer. बिना मीडियम के मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसफर। कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है।
नेक्स्ट, कन्वेक्शन। इन कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? आपने देखा होगा जब आप घर में वाटर बॉईल करते हैं तो आप इसे हीट दे रहे हैं। When you are giving heat to water, तब क्या होगा? क्या नीचे वाले मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे वाटर के और ऊपर वाले ठंडे रहेंगे? तो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आते हैं। इट मीन्स जो हॉट मॉलिक्यूल्स है जिसका टेम्परेचर हाई है वह ऊपर जाएगा और ऊपर वाला मॉलिक्यूल नीचे आएगा। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहां की डेंसिटी में वेरिएशन आ जाता है। वाटर की डेंसिटी में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, उस वेरिएशन की वजह से यहां पर हीट ट्रांसफर होता है। तो पहली बात तो यहां पर क्या है? हीट इज ट्रांसफर बाय मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें जो हीट का ट्रांसफर होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यहां पर एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन, due to density variation. Second, the medium is required for convection. बिना मीडियम के कन्वेक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो आपने देखा हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू भी हुआ और कन्वेक्शन के थ्रू भी। हमारे दोनों घरों के एग्जांपल्स हैं। और थर्ड, रेडिएशन। इन रेडिएशन हीट का ट्रांसफर कैसे होता है? आपने देखा होगा सनलाइट सन से अर्थ तक आ रही है। अर्थ सन से अर्थ तक आ रही है। तो रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर होता है वह होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होता है। बाय रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट, इट मीन्स electromagnetic wave transfer from one place to another place having heat. Second thing, for heat transfer, no need of medium। मतलब यदि वैक्यूम में आपको हीट का ट्रांसफर करवाना हो तो आप रेडिएशन से करवा सकते हैं। वैक्यूम में भी हीट का ट्रांसफर हो सकता है विद
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो रेडिएशन वेव होती है वह होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हीट इज ट्रांसफर बाय हीट इज ट्रांसफर बाय electromagnetic wave. Heat is transferred by electromagnetic wave. तो आपने देखा यहाँ पर देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन और थर्ड रेडिएशन। कंडक्शन में मीडियम चाहिए, कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, रेडिएशन में मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर होता है आपका बाय वन पार्टिकल गिव टू अनदर पार्टिकल हीट। पार्टिकल का मूवमेंट इसमें नहीं होता है, पार्टिकल्स अपनी जगह ही रहते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल का मूवमेंट अपनी एक जगह से दूसरी जगह होता है बाय ड्यू टू द डेंसिटी वेरिएशन, और कन्वेक्शन में हीट का ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड, रेडिएशन में हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सनलाइट की फॉर्म में होता है। सन से जो रेज आ रही है वो अर्थ तक या पूरे एटमोस्फेयर को वार्म अप कर देती है, अर्थ को वार्म अप कर देती है। इसमें पार्टिकल का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, पार्टिकल अपनी जगह नहीं जाता है। और वैक्यूम में भी इसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअल में क्या होता है, रेडिएशन में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है। सो नो नीड ऑफ मीडियम। अब वन बाय वन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कंडक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कन्वेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर रेडिएशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेता हूं मैं हमारा कंडक्शन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर आपने देखा, इसमें मीडियम की जरूरत पड़ती है और वन पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को आपका हीट ट्रांसफर करता है। अब देखते हैं कि किसी रोड को आप हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ता है। तो दो कंडीशन आती है। सबसे पहली स्टेडी एंड अनस्टेडी स्टेट, स्टेडी एंड unsteady state। There are two states, first steady and second unsteady state। तो देखते हैं स्टेडी स्टेट क्या होती है। और अनस्टेडी क्या होती है। मान लो दिस इज ए रोड और आपने इसको यहां से हीट दी। हीट देने पर क्या होगा, मान लो यह टेम्परेचर, यह पहले रोड जो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पर है 30 डिग्री और 30 डिग्री। आप देख सकते हैं यहां पर कि रोड का पहले टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 30 है। जैसे आपने को हीट दी, का टेम्परेचर बढ़ेगा, यस टेम्परेचर बढ़ेगा तो मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ा 40,
50, 40, 35। फिर आगे देखते हैं, मान लो इसका टेम्परेचर 70 हो गया, 50, 40, और आपने और हीट दी तो एक ही तरह का ये हो जाता है, मान लो 100, ये हो जाता है बी के यहाँ का टेम्परेचर 80 और सी के यहाँ का 70। तो आप ध्यान से देखें, यहां पर टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए, बी एंड सी आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। 30, ए का टेम्परेचर 30, 50, 70, 100, बी का 30, 40, 50, 80 और सी का 30, 35, 40। लेकिन इसके बाद क्या होता है, while you are giving heat continuously, but हीट का अब रोड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक तो आपकी अनस्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर है, लेकिन यहां के बाद आपने देखा स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर है। मतलब आप यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस हर पार्ट का, रोड के हर पार्ट का टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, लेकिन इस स्टेज के बाद 100, 80 और 70 के बाद रोड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, while you are giving heat Q। यह कंडीशन कहलाती है आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन कहलाती है। अब आप कहेंगे कि 100, 80 और 70 से यदि टेम्परेचर बढ़ाना हो आपको तो क्या करना होगा? तो हमें इस केस में करना होगा कि जो अभी हम यहां पर हीट दे रहे हैं, हेलो, हाँ मैम बोलो, हाँ उठा लो ना, हाँ बिल्कुल बोलो। तो हम यहां पर देख रहे थे कि इस रोड का टेम्परेचर यहां से यहां तक कंटिन्यू चेंज हो रहा था, और यहां पर इस स्टेज के बाद 100, 80 और 70 के बाद स्टेडी हो गया था। तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट और दिस स्टेज इज कॉल्ड द अनस्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर। अब नाउ यू वांट टू इंक्रीज द फर्दर टेम्परेचर फ्रॉम स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो यू हैव व्हाट यू हैव टू डू। यहां आप देखें, जो आपने हीट सोर्स यहां से एनर्जी पर सेकंड, जो आप एनर्जी पर सेकंड यहां पर दे रहे हैं, उसका कोई ना कोई एक सोर्स होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो भी आप दे रहे हैं यहां पर 100 जूल पर सेकंड, तो आपको हीट सोर्स बढ़ाना होगा। यदि आप स्टेडी स्टेट से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो यू हैव टू चेंज हीट सोर्स। तो आपको यहाँ पर हायर हीट सोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर हायर हीट सोर्स लगाओगे तो आपका ये 100, 80 और 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। मतलब आपकी जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कंडीशन है वह हीट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी।
I can say steady state depends on heat source. Steady state depends on heat source. तो आप देख सकते हैं कि यदि हीट सोर्स को मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा स्टेडी स्टेट कंडीशन बढ़ सकती है। एक टर्म और आती है यहां पर, उसे कहते हैं लेग्ड एंड अनलेग्ड। लेग्ड एंड अनलेग्ड रोड। लेग्ड एंड अनलेग्ड रोड। आप यहां ध्यान से देखें कि दो तरह की रोड है, लेग्ड एंड अनलेग्ड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे ये कोई रोड है, यहां से मैंने हीट दी 100 जूल पर सेकेंड, और यदि इधर से 100 जूल पर सेकंड निकल जाए तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आपकी रोड इंसुलेटेड हो। क्या हो? इंसुलेटेड हो। मतलब इस रोड के ऊपर इंसुलेशन होना चाहिए। This is the insulated road। अब इससे क्या होगा कि जो हीट है आपकी वह बाहर नहीं निकलेगी। इंसुलेशन से हीट बाहर नहीं निकलती है। जैसे एक इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है तो इलेक्ट्रिक वायर में जो करंट जाती है वह सीधी निकल जाती है, बाहर नहीं आती है। उसी प्रकार दिस इज द रोड वेयर heat is not come out from surface area, heat is crossed from cross sectional area from one end to another end। इस रोड को कहते हैं हम लेग्ड रोड। This road is called the legged road। Now second type of road, यहां पर यदि आपने हीट दी 100 जूल पर सेकेंड तो वह कुछ हीट क्या निकलेगी, कुछ यहां, मतलब इसके पूरे सरफेस एरिया से हीट निकलेगी और यहां जो आपकी हीट निकलेगी वह निकलेगी मान लेते हैं 30 जूल पर सेकेंड। तो बाकी हीट कहां गई? मान लो 2 जूल पर सेकेंड यहां से निकली, 3 जूल पर सेकेंड यहां से निकली, 5 जूल पर सेकेंड यहां से निकली, 10 जूल पर सेकेंड यहां से निकली, 10 जूल पर सेकेंड यहां से निकली, 20 जूल पर सेकेंड। मतलब उसके हर एरिया से हीट निकलती जा रही है, उसके हर एरिया से हीट निकल रही है, पूरे सरफेस एरिया से हीट निकल रही होगी।
आप देख सकते हैं चौक मान लो कंडक्टर है, अगर ये इंसुलेटेड नहीं है तो मैंने जैसे यहां से हीट दी तो क्या यहां से हीट निकल जाएगी, लेकिन इसके जो सरफेस एरिया इस पर से भी हीट निकल रही होगी। तो इस रोड को कहते हैं अनलेग्ड रोड, और यही रोड लेग्ड होती है आपकी, तो हीट जितनी आपने यहां से दी उतनी हीट यहां से बाहर निकल जाती। दिस रोड इज कॉल्ड द अनलेग्ड रोड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोड, लेग्ड रोड एंड अनलेग्ड रोड। दोनों में एक ही कंडीशन है बस कि इसमें से जो हीट गई है ये पूरी पूरी बाहर निकल जाएगी इधर से, लेकिन इसमें जो आपने जो हीट दी है वह पूरी की पूरी बाहर नहीं निकलेगी। Isothermal surfaces. What is the isothermal surfaces? मतलब जिस सरफेस के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एक समान हो, उसे कहते हैं आइसोथर्मल सरफेस। मतलब के टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट on surface और every point of surface, उसे कहते हैं हम आइसोथर्मल सरफेस। देखें कैसे होती है। मान लो ये कोई प्लेट है, अब आपने क्या किया, इसको हीट देना चालू किया। तो जैसे आपने इसको हीट देना चालू किया तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो मैं सर्कल बना रहा हूं इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। तो जो ये सर्कल बन रहे हैं यहां पर, ये सर्कल कहलाएंगे आइसो थर्मल सर्कल। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं एक स्फीयर लेता हूं, होलो स्फीयर। दिस इज द स्फीयर। इसके अंदर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का 70 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हीट जाएगी बाहर की तरफ, तो जो ये स्फीयर बन रहे हैं these spheres are called isothermal
स्फेयर्स। इन स्फेयर्स के हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो इन्हें कहते हैं हम लोग आइसोथर्मल स्फेयर्स। इसी तरह से आप कई जगह देख सकते हैं, जैसे मान लो एक क्यूब बनाता हूं मैं, इस क्यूब में यदि यहां से आई हीट दी गई तो क्या यहां से आई हीट निकल जाएगी? यस। तो इसमें आइसोथर्मल सर्फेसेज कौन सी होगी, हमें यह जज करना है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि सर एक स्क्वायर प्लेट is the isothermal surface. Another square plates. These are the isothermal surfaces. आप देखें यह प्लेट और यह प्लेट दोनों कहलाएगी आपकी आइसोथर्मल स्क्वायर प्लेट। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यदि आइसोथर्मल सरफेस आपसे पूछी जाए तो आपको बताना होगा कि पहले तो आइसोथर्मल सरफेस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब यह किस तरह की बन सकती है, तो आप देख रहे होंगे, आसानी से आप जज कर पा रहे होंगे कि स्फेयर में स्फेयर बन जाएगी, उससे प्लेट में सर्कल्स बन जाएगी और क्यूब में प्लेट्स बन जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग आइसोथर्मल सरफेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या हुआ? टाइम कितने बजे का? 3 से यार थोड़ा सा मैं कर रहा था। ठीक है, वहां
रेट ऑफ हीट कंडक्शन बिटवीन आइसोथर्मल सरफेस। हमें आज निकालना है कि जो हीट कंडक्शन की रेट है मीन्स आई दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज द रेट ऑफ हीट कंडक्शन। दो आइसोथर्मल के बीच में यह किस तरह से होगी हमें यह फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, वी टेक टू आइसोथर्मल सरफेसेज लाइक दिस। One isothermal surface is this and second is isothermal surface is this. Let the temperature T plus delta T और this temperature is T, मतलब इधर थोड़ा सा स्लाइटली टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होगी? यस, तो heat is flowing from higher temperature to lower temperature. आइसोथर्मल सरफेस का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लिया गया है एंड दिस इज द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस dx from which heat conduction takes place. Now you can say I rate of heat conduction is proportional to area, that is a cross sectional area of isothermal surface where a cross sectional area I is proportional to change in temperature delta T. Delta T is change in temperature and I is proportional to in 1 upon dx, where dx is the distance between two isothermal surfaces. Distance between two isothermal surfaces. तो आप देख सकते हैं कि हीट करंट आपकी डिपेंड कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, चेंज इन टेम्परेचर पर और 1 अपॉन dx पर। तो आप इसको लिख सकते हैं I is proportional to a delta T अपॉन dx। तो आप देख सकते हैं कि आप यहां इसको लिख सकते हैं I is equal to k a delta T means T final minus T initial upon dx। तो आप यहां देखें दिस इज द T initial टेम्परेचर, लास्ट का टेम्परेचर T फाइनल है, तो T फाइनल माइनस T इनिशियल यू कैन राइट T माइनस T प्लस dt, दैट इज अ माइनस dt। तो आप इसको लिख देंगे माइनस के डी टी बाई डी एक्स। तो यू गॉट ए रिलेशन बिटवीन ए डी एक्स एंड डी टी एंड आई के बीच में होती है आई इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। आपने यहां देखा व्हाट इज द के, व्हाट इज द के, प्रपोर्शनल साइन को हटाने के बाद हमने के लगाया। के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, वेयर के इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। मैं यहां लिख देता हूं वेयर व्हाट इज द के, के इज द
coefficients of thermal conductivity। इस प्रकार यदि आपको A पता हो, dt पता हो, dx पता हो और k पता हो तो आप I निकाल सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने जूल एनर्जी पर सेकंड निकल रही है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। इफ सबसे पहले जो हमारा एरिया है, एरिया इज कांस्टेंट, मीन्स इफ देयर इज ए रोड of length L having cross sectional area A, thermal conductivity of this rod is K, I is the heat current flow from this end and इधर से भी I निकल जाती है। इस रोड को हमने लेग्ड माना है और स्टेडी स्टेट कंडीशन में हम काम में ले रहे हैं, मीन्स रोड is lagged and steady state condition, steady state temperature। इट मीन्स जितनी हीट इधर से जाएगी उतनी हीट यहां पर इधर निकल जाएगी। तो यू कैन राइट लेट दिस टेम्परेचर T1, दिस टेम्परेचर इज T2, तो यू कैन राइट इट I is equal to minus Ka dt by dx। If A constant, K constant और हीट करंट को भी हमने यहाँ पर कांस्टेंट दिया है, तब देन I can write I is equal to upon Ka dx minus dt। इंटीग्रेशन करें 0 से L, दिस इज T1 से T2। I अपॉन K ये हो जाएगा x, 0 से L आप लगाओगे इसको, माइनस T1 से T2, देन यू कैन राइट I अपॉन K L माइनस T2 माइनस T1। देन आप इसे देख सकते हैं, यू कैन राइट I इज इक्वल टू KA अपॉन L T1 माइनस T2। जब भी हम कांस्टेंट एरिया के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे या फॉर्मूला लगाएंगे तो वी कैन राइट I इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई L। मैं इसे यहां पर लगा सकता हूं। यहां ध्यान दें कि ये T फाइनल माइनस T इनिशियल नहीं है, ये T इनिशियल माइनस T फाइनल है, माइनस साइन अंदर आ चुका है, उससे यू कैन राइट T1 माइनस T2 फॉर कांस्टेंट एरिया के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर कोई एक। There are two roads they are joined, cross sectional area of road is same, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफरेंट, इसकी K है, इसकी 2K है। लेंथ, द लेंथ ऑफ रोड इज 2L एंड लेंथ ऑफ दिस रोड इज L। टेम्परेचर इज हियर T1 एंड टेम्परेचर ऑफ अदर एंड इज T2। यहां से एक हीट करंट जाएगी I। It is given that road is lagged and steady state temperature।
हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, दैट इज द T। ये मैं मान लेता हूं। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हमें यह निकालना है। जैसे यहां से हीट करंट आई जाएगी तो यू कैन राइट द फॉर्मूला फ्रॉम वन एंड टू जंक्शन। क्या लगाएंगे? मैं एक काम करता हूं, PQR, इसे 3 भागों में बांटता हूं। तो 4P2Q जितनी करंट होगी I 4P2Q इज इक्वल टू I 4Q2R। जो I P से Q के लिए होगी वही I Q से R के लिए होगी। देन यू कैन राइट I इज इक्वल टू K T1 माइनस T अपॉन 2L, दैट इज इक्वल टू K 2K A T माइनस T2 बाई L। यहां पर K से K है कट जाएंगे, L से L कट जाएंगे, तो T1 माइनस T इक्वल टू 4 T माइनस 4 T2। इसको इधर लेके आओ तो T1 प्लस 4 T2 बाई 4, that is equal to T1 plus 4T2 by 4, this is the answer, that is the temperature of junction। इस प्रकार से आप कांस्टेंट रोड में कहीं पर भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं आप वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया, रोड अगेन लेग्ड एंड स्टेडी स्टेट है। तो कैसा एग्जांपल हो सकता है? एक लेट टेक ए स्फेयर, ए होलो स्फेयर, hollow sphere। In hollow sphere you can see अंदर का टेम्परेचर T1 है, बाहर का टेम्परेचर 2 है। रेडियस ऑफ इनसाइड इज R1 और रेडियस ऑफ आउटर सरफेस इज R2। दिस इज द स्फीयर। अब आप देखते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 तो हीट करंट अंदर से बाहर की ओर जाएगी। हीट करंट अंदर से बाहर की ओर जाएगी। इसे निकालने के लिए आप देख सकते हैं यहां पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है हीट के निकलने का वह कंटिन्यूअस वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या किया, एक स्मॉल आर पर जाकर एक छोटा सा dr थिकनेस का स्फीयर लिया। उसके लिए मैं लिख सकता हूं I इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर, वेयर डी आर इज द थिकनेस ऑफ कंडक्टर फ्रॉम विच हीट इज फ्लोइंग। देन I इक्वल टू माइनस के एरिया बोले उसका, तो इसका एरिया किसका, जो आपने इसको एज्यूम किया है। इसका एरिया, तो एरिया ऑफ दिस इज
4 पाई r स्क्वायर dt अपॉन dr, क्योंकि इसका एरिया इसलिए ये हो जाएगा कि dr इस वजह से तो आप r प्लस dr लेते, लेकिन dr इज वेरी 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 स्मॉल, सो वी टेक फॉर एरिया इज r स्क्वायर. नाउ इसे आप I 4 पाई के 1 अपॉन r स्क्वायर dr माइनस dt इंटीग्रेशन r1 से r2 और t1 से t2. Then I is equal to 4 pi k माइनस 1 अपॉन r1 r1 से r2 माइनस t1 से t2. देन माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन राइट I अपॉन 4 पाई के 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस t2 माइनस t1. I इज इक्वल टू 4 पाई के माइनस से माइनस कट जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन 1 upon r2 minus 1 upon r1. This is the heat conduction from the hollow sphere. जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे और सोल्व करेंगे तो यू कैन राइट इट 4 पाई के t1 माइनस t2 अपॉन r2 माइनस r1 इंटू ऊपर r1 into r2. This will be the final derivation of the hollow sphere from which heat is conducting. इस प्रकार आप by the help of integration you can solve this problem. Next is cylindrical surface. Hollow cylinder. It is hollow cylinder. कैसे? दिस इज ए होलो सिलेंडर. यहां पर टेम्परेचर आपने T1 माना है और बाहर आपने टेम्परेचर T2 माना है. इनसाइड रेडियस इज R1 एंड आउटसाइड रेडियस इज R2. मान लो यहां से थर्मल कंडक्टिविटी इसकी K है, आपका हीट करेंट क्या ऐसे जाएगा? इफ T1 इज ग्रेटर देन T2, तो आप यहां देख सकते हैं कंटिन्यूअस इस सिलेंडर का एरिया बढ़ता जा रहा है. तो वह एरिया कितना होगा?
इट मीन्स आप आर पर जाकर एक dr थिकनेस का सिलेंडर बनाएंगे, तब यू कैन राइट I is equal to minus k a dt upon dx, where a is 2 pi r into L area upon dr. अब ध्यान से देखें, के को यहां पर लेके आए नीचे, 2 पाई यहां आ जाएगा और एल यहां आ जाएगा। सो हम कैलकुलेशन डी आर को ऊपर लेके जाइए और आर को भी यहां नीचे लेके आइए, देखिए माइनस डी टी। आई कॉन्स्टेंट, के कॉन्स्टेंट, 2 कॉन्स्टेंट, पाई कॉन्स्टेंट, एल कॉन्स्टेंट, बट आर इज नॉट कॉन्स्टेंट। तो फ्रॉम इंटीग्रेशन ये R1 से R2, ये आपका T1 से T2, then I is equal to 2 pi KL log R2 upon R1 is equal to T1 minus T2. Then finally you can write I is equal to 2 pi KL T1 minus T2 upon log R2 अपॉन R1। इस प्रकार आप होलो सिलेंडर से जब क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका बढ़ता जा रहा है तो आप हीट कंडक्शन आप उसे निकाल सकते हैं। दिस इज द मेथड।